नमस्कार। वो कहते हैं ना कि दिल से किसी काम को करने की आप ठान लो तो पूरी दुनिया आपका साथ देने लगती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है और देश विदेश से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबके साथ मिल करके कुछ वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आऊं। उनके साउंड सिस्टम, जो हाई फाई दुनिया के साउंड सिस्टम होते हैं, जो एक्चुअली लाखों की, जो मैं बात करता हूं, जो लाखों में होते हैं कि कई बार मैं कह देता हूं उनके बारे में तो छोड़ दीजिए। आज मैं कहता हूं कि उनके बारे में ही बात करेंगे जो एकदम हाई एंड टॉप एंड सिस्टम आते हैं उनके बारे में। तो आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने वाला हूं उनका नाम है फहाद भाई और एक हैं हमारे असलम भाई। दोनों मित्र हैं और दोनों ही सऊदी अरेबिया में काम करते हैं तो वो हमारे इंडिया से ही, देसी हैं बिल्कुल। और उनका शौक़ भी मेरी ही तरह, आपकी ही तरह एकदम बेस्ट साउंड क्वालिटी को अचीव करने का है और वो उस पर सालों से लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक आगे अभी चल चुके हैं। तो बिना कुछ भी देरी किए हुए चलिए मैं मिलवाता हूं आपको फहाद भाई और असलम भाई से। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते भाई, हाउ आर यू? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। तो जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि मैं उन लोग को बताऊंगा कि ऑडियो फाइल की जो जर्नी होती है वो किस तरह से, मतलब आप लोगों ने किस तरह से शुरू की थी, क्या पास्ट रहा था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या वो बचपन था या वो जवानी थी। 1989 की बात है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी ये 2-in-1 से हुई थी। हमारे पास नहीं था पहले 2-in-1। मैं हमेशा पड़ोसियों के वहाँ सुनता था। एक रिश्तेदार के पास गए थे तो उनको मालूम था कि मुझे शौक़ है, तो उन्होंने बताया कि कोई एक आया है बंदा बाहर से, तो वो बेचने वाला है, तो आप इंटरेस्टेड हो। तो जब मुझे मेरे फादर को मालूम पड़ा तो उनको मालूम था कि इनको शौक़ है, तो तुरंत वो उसी टाइम जो है घर जाके पैसे लेके आए। मुझे याद है अभी वो 3,000 रुपये में उन्होंने हमने ख़रीदा था डबल कैसेट का 2-in-1। तो उसके बाद में जब मैं फिर एम्पलीफायर देखा, जो नॉर्मल एम्पलीफायर था 500 रुपये 600 रुपये का, तो मैंने वो लेके आके फिर इसके जो 2-in-1 था उसके हेडफोन से कनेक्शन लेके मैंने अपने स्पीकर DIY बना के उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो टाइम पे तो मुझे इसका इतना ये नहीं था कि इसमें क्रॉस ओवर भी होता है। तो बाद में जब जैसे जैसे हम बढ़ते गए तब मालूम पड़ा, क्योंकि पहले नॉलेज नहीं होती थी। पहले क्या, बस अपने को साउंड आना चाहिए, वो क्लीन आ रहा है, डिस्टॉर्शन के साथ आ रहा है, उससे लेना देना नहीं, बड़ी साउंड आ रहा है। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि साउंड मतलब हाई लेवल पे सुनना, ज़ोर से, तो हम लोग समझते थे ये है हाई फाई सिस्टम। हम लोग तो इतने ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास में थे। तो जब मैं स्कूल से कॉलेज में, जब मेरा ये हुआ, जो नेक्स्ट मेरा लेवल आया, तो मैं कॉलेज जाता था वाइकला में। तो वहाँ मुझे जाने के लिए पहले बस से जाना पड़ता था, फिर ट्रेन से आना पड़ता था। ट्रेन के लिए तो चलो पास था, तो बस के लिए मुझे जो है दिन के 10 रुपये मिलते थे। 4 रुपये टिकट थी 1 साइडेड और 2 रुपये जो थे वो कुछ भी ऐसा स्नैक्स खाने के लिए। तो वो मैं बचा के जो है मैं पैदल जाता था मेरे घर से स्टेशन तक, घाटकोपर स्टेशन थे, वहाँ से मुझे ट्रेन मिलती थी वाइकला के लिए। तो वहाँ से फिर जो है वो 300 बचा के, मुझे याद है मैंने अपनी पहले लाइफ की CD ली थी रंगीला की, जबकि मेरे पास CD प्लेयर नहीं था उस टाइम पे। ये 92 की बात है जब वो रिलीज़ हुई थी, और ये फर्स्ट इसकी CD थी जो मैंने ली थी। और CD प्लेयर इसके बाद भी मेरे पास 2 साल नहीं था। लेकिन एक शौक़ होता ना, एक आप अगर एक चीज़ सोच लो कि भाई मेरे को लेना है तो मैं लूँगा। और मैंने अभी, मुझे जब ये याद आती है वो दिन, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या क्या, मतलब नहीं क्या, वो बचपना ही वो लोग किया। मैं क्या करता था, लोगों को शो ऑफ़ करने के लिए CD के कैसेट लगाता था और CD का कवर लेके दरवाजे पे खड़ा रहता ताकि लोगों को लगे कि मैं CD बजा रहा हूँ। तो ऐसे भी चीज़ें की है। और मुझे याद है वो रंगीला की ये जो CD थी 290 रुपीज़ थी, जबकि मेरे को 300 मिलता, वो सारे उसमें मैंने खर्चा कर दिए थे। और मेरे पास कोई ये भी नहीं था, तरीका भी नहीं था कि जाऊँ, तो मुझे जो है ये फोर्सफुली पूरा महीना पैदल ही जाना पड़ा। उसके बाद भी मैं पैदल गया, क्योंकि क्या था कि एक बार आपको शौक़ हो गया लेने का चीज़ों का और आपकी हॉबी है, तो आपको फिर वो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए। फिर घाटकोपर में जहाँ से मैं आता था वहाँ पर एक, मुझे याद है, दुकान थी, उसका दुकान का नाम भी याद है, पारस इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर वहाँ से मैंने फ़िलिप्स के फुल रेंज जो ड्राइवर्स थे वो ट्राई किए मैंने, तो वो भी 250 रुपये के आते थे अब। और जो डोम थिएटर आते थे फ़िलिप्स के, वो भी 250 का ईच यूनिट था, तो 2 के 500 थे। तो वो लेने के लिए मुझे 4 महीने पैदल जाना पड़ा 300 के हिसाब से। तो वो मैंने ड्राइवर लेके रख लिए। उसके बाद में फिर कैबिनेट के लिए ढूंढना पड़ा मेरे को, कैबिनेट कहाँ से होंगे, तो वो फिर मैं ढूंढते ढूंढते, हमारे वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर थे उधर इंडस्ट्रियल एरिया में, वो प्रोफेशनली बनाते थे कैबिनेट्स, तो वहाँ से मैंने बना के लिया। अगेन क्रॉस ओवर का कोई ये नहीं आता, पता नहीं, हमको मालूम नहीं था उसके बारे में कि क्रॉस ओवर होता क्या है। तो जब फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाके मैं बैठने लगा, थोड़ी दोस्ती बढ़ाई, तब मालूम पड़ा क्रॉस ओवर होता क्या है। तो फिर
लेमिंगटन रोड फिर जाके वहाँ से फिर फिलिप्स के क्रॉस ओवर आते थे, 3 वे क्रॉस ओवर। तो हम 3 वे तो यूज़ नहीं करते थे, तो मैं क्या किया उसका 2 वे यूज़ करने लगा, ओनली ट्विटर और आपका वूफर। तो हमने मिड छोड़ दिया। जब भी ये सब इसकी भी हमको कोई आइडिया नहीं थी ना, तो कोई ये था कि मेन तो मिड ही होता है। तो ऐसे जो स्टार्ट हुई हमारी जर्नी आहिस्ता आहिस्ता करते करते, तो ये जब मैं कॉलेज में था उसी दौरान जब नॉर्ज वगैरह जब बहुत आए थे, आपको याद है नॉर्ज, DNM पेस और ये जो कॉस्मिक थे, तो जब ये सुना तो बाद में फिर ये थोड़ा एक लेवल ऊपर था, क्योंकि जो मैं एम्पलीफायर लिया था आपको याद होगा वो पहले IC में बनाते थे, STK में और IC में बनती थी। छोटे शॉप होते वहाँ से मैंने 500 रुपये में लिया था बना के। अब जब मैंने ये देखा जो ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर थे इसकी आवाज़ उससे बेहतर आने लगी। फिर क्या हुआ कि नॉर्थ देखा तो नॉर्थ थोड़ा महंगा था, मुझे महंगा लगा, मैं गया उधर भी तो मुझे महंगा लगा। तो बाद में फिर जो है हमारे एरिया में वहाँ पर साकीनाका में इंडस्ट्रियल इस्टेट में DNM पेस का इनका फैक्ट्री था, जो मुझे पहले नहीं मालूम था। किसी एक मेरे जानने वाले से मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर है, तो मैं क्रेडिट दूंगा जो उनके ओनर हैं उनको, क्योंकि उनके वजह से मुझे ना बहुत सारा एक्सपोजर मिला। तो वहाँ पर क्या हुआ, अभी एक आप ले लेते हो एम्पलीफायर जैसा 1800 रुपीज़ का ले लो, आप बाहर बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। तो मुझे वहाँ पर उनके पास फ़ायदा ये हुआ कि वो मुझे जो है उसको ट्रेडिंग करने लगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 20 वॉट्स के एम्पलीफायर से। तो ट्रेडिंग करते करते मैंने उनके जो एम्पलीफायर उनका जो टॉप मॉडल था मॉसफेट में था वो, तो वहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने मेरी उसमें बड़ी हेल्प की। मैं हर मॉडल लेके जाता था, फिर उसमें थोड़ा सा और नेक्स्ट 1-2 महीने में पैसे डाल के वो ट्रेडिंग करके अपग्रेड कर लेता था। तो ये जो एम्पलीफायर था तो ये मेरे पास इंडिया में पहले से था घर पे। जब मैं फिर 352 जब नेट का लिया तभी भी मेरे पास वो एम्पलीफायर पड़ा था घर पे। तो मैंने फिर वो क्या किया कि मेरे एक फ्रेंड को था, मैंने उनको दे दिया स्पीकर्स और एम्पलीफायर जो पेस का था, नेट DNM पेस का। और नेट के लिए मैंने जैसा मैंने बताया, जब अभी हालात थोड़े सुधर गए थे फाइनेंशियली, तो मैंने नेट के लिए बोर्स एंड विल्किंस के DM303 लिए थे, जो अभी तक मेरे वहाँ पर मुंबई के घर में है। तो हम लोग उसको टीवी पे लगा के उसको सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतने कोई शौकीन नहीं है, घर में मैं ही शौकीन था। उसके बाद में जॉब स्टार्ट की है, तो जॉब स्टार्ट किए जैसा ये हमारी उम्र बढ़ती वैसा शौक भी बढ़ने लगा। तभी मुझे याद है तभी नेड आ गया था अपने इंडिया में, तो वो जब देखा तो उस पर दिल आ गया, लेकिन वो ले नहीं सकते थे। वो आता था 25,000 रुपये का। जब मैं नौकरी करता था वहाँ पर कभी नहीं ले पाया, क्योंकि अफोर्ड नहीं करता था। उसके बाद में जब जॉब के लिए जब मैंने ट्राई किया, जब मुझे यहाँ का मिला बाहर का, उसके बाद में जब मैं यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे भी आते तो वो ख़त्म तो नहीं होती हॉबी। तो यहाँ पे भी ढूंढने लगा मैं कहाँ पर मुझे हाईफाई का दुकान कहाँ मिल जाए। तो एक बार ऐसे घूमते घूमते एक देखा तो हाईफाई का मेरे को शोरूम मिल गया। मैं कम से कम 1 महीना तक है ना बाहर गेट पे खड़े रह गए थे ना, देख करके आता हो चीज़ को। नेट का था और कैसल के स्पीकर थे। मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि क्या था, अगर आप जाओगे अंदर, आप इंक्वायरी करोगे, वो बता तो देगा, वो कितने बार बताएगा। बाद में उसको लगेगा कि भाई ये तो ले रहा नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आया हुआ है। 1 महीना तक मैंने ऐसे किया। बाद में जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ने लगी, तो मैं जाके फिर शुरुआत मेरी नेट से भी यहाँ पर, उसका ये नंबर था C352। अभी जैसा फाइनेंशियली थोड़े बेटर हो गए थे पहले से। तो नेक्स्ट ये हुआ कि जो नेट के जो डीलर थे उनके पास, जो अभी हमारे पास करंट सिस्टम है नेम ऑडियो, वो भी था। जो डीलर थे वो हमारे मुंबई से थे, सेल्स मैनेजर, वो भी नौकरी करते, जैसा हम जो प्रवासी भारतीय होते हैं यहाँ पर नहीं नौकरी के लिए, तो वो भी हमारे से ही थे। तो सेल्स मैनेजर की नौकरी करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेम ऑडियो को सुनना नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बोला नहीं, मुझे सुनना है। तो जिस दिन मैंने सुना, उस दिन से जो मुझे एक बेचैनी हुई, बोलो कि आपको मालूम है जिसको हॉबी होती है कि एडिक्शन है, कि जब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ गई, आप है ना वो सुकून में नहीं होते। तो फिर मैंने फिर वहाँ से फिर नेम ऑडियो स्टार्ट किया। फिर मैं वो क्रेडिट भी उनको ही दूंगा कि वो मेरी उतनी हेल्प किया कि ट्रेडिंग में हेल्प किया। क्योंकि क्या है, ये चीज़ें रहती है, हम लोग किसको बेच के वापस नहीं दे सकते। जैसा मैं बताया, हम लोग इतने पैसे वाले तो हैं नहीं। तो मैंने उसमें भी स्टार्ट जो एंट्री लेवल एम्पलीफायर से स्टार्ट किया, और करते करते उनके रेफरेंस लेवल तक पहुंचा, जो कि रेफरेंस लेवल वो भी एंट्री लेवल है। क्योंकि नेम ऑडियो जो ऐसा है, अगर आप देखो उनका तो है ना बहुत महंगे होते हैं, जो हम लोग अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो करोड़ों में जाते हैं। उसके अगर एम्पलीफायर लेने जाएंगे तो आपको प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर 2 करोड़ में आता है। बाप रे बाप। बाद में सोर्स अलग, सोर्स 1 करोड़ का आएगा। स्पीकर से जब 3 करोड़ की चीज़ है, तो उसको लगाने के लिए आपके स्पीकर भी आपको कम से कम 1-2 करोड़ के होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो रेफरेंस है, लेकिन एंट्री लेवल रेफरेंस है वो कंपनी का। उसका एंट्री लेवल रेफरेंस भी दूसरे चीज़ों से बहुत आगे होता है। और क्या है, एक बार ये इसमें आप सुन लो तो फिर आप है ना वो पीछे जा ही नहीं सकते। वही बात मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को भी समझाता हूं कि भैया सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद से जाकर के, जहां पर भी जो भी ब्रांड का स्पीकर आपने कभी प्लान किया या मैंने रिकमेंड किया, किसी ने भी रिकमेंड किया, उसे आप जब तक जाकर के अपने कानों से नहीं सुनोगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल क्वालिटी क्या है और आपको वो क्वालिटी पसंद आती है या नहीं आती है। तो जैसा कि इन्होंने हमको अभी बताया
कि इन्होंने जब खुद सुना तो उन्होंने वो फैसला लिया कि मुझे भी नईम ऑडियो का वो प्रोडक्ट लेना है। तो उन्होंने वो अपना एम रखा, वो सपना बनाया, वो टारगेट बनाया, और फिर अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा डेमो के बारे में अभिषेक साहब। तो डेमो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको उनके सोर्स पे रिलाई नहीं करना है, हमको अपनी सीडी या जो भी है ले जाना है, क्योंकि वो जो डेमो के लिए रखते हैं वो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि हमको वो डेमो सुनना है जो हमको मालूम है कि ना ये क्या है, इसमें फ़र्क आना चाहिए। और डेमो की और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जो भी डेमो में आप है ना फर्स्ट मिनट में अगर इम्प्रेस होते हो ना, वो लॉन्ग टाइम में आपका ईयर फिटिक हो जाता है, लिसनिंग फिटिक होगा उसमें। अभी हमारे इंडिया में तो अभी ये कल्चर नहीं है होम डेमो का, ये बाकी दुनिया में है कि आप है ना आपको लोन पे दे देंगे कि आप घर पे जाके सुनो, 1 महीना रख लेते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का आपका डिपॉजिट लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इन केस अगर आप कुछ भी डैमेज कर दो या कुछ वापस नहीं लौटाओ तो उन लोग वो चार्ज कर लेते हैं। तो होम डेमो जो होता है सबसे बेस्ट होता है। और जब इंडिया में नहीं है तो हम लोग ये करना है कि अपना सोर्स लेके जाके, मतलब सीडी जो सुन रहे हैं हर रोज़, वो सुनेगा तो आपको इमीडिएटली उसका फ़र्क मालूम पड़ेगा कि आप उसमें क्या मिस कर रहे हैं। तो अब सर आपसे मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या जर्नी रही है। जी अभिषेक भाई, मेरी जर्नी तो उतनी खास नहीं थी जैसे असलम भाई की है। एक्चुअली मेरी ब्लड में ही ये है कि सारे म्यूज़िक सिस्टम्स वाले ही है। मेरे दादा जो थे ग्रामोफोन सुनते थे, उनके पास यानी पुराने ज़माने के जो रेडियोज़ होते थे वो सुनते थे। फिर मेरे बाबा है, मेरे बाबा के पास माशाल्लाह बहुत से म्यूज़िक सिस्टम्स थे। ख़ास एक म्यूज़िक सिस्टम याद है, मैं जब शायद 7 या 8 साल का था तभी बाबा लेकर आए थे। पायनियर का CS 903 स्पीकर्स थे जो बड़े वाले होते हैं, उसके साथ 5 पीस सिस्टम होता था। तो वो दौर में भी हम लोग हाई-फाई सुनते थे, बाबा लेकर आते थे जो डेक के साथ होता था। हाथ लगाने देते नहीं थे बाबा बोलते थे नहीं दूर ही रहो, सिर्फ सुनो, आप नज़दीक नहीं जाना वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग दूर से सुनते थे, तब से हाई-फाई रहता था। फिर थोड़े से बड़े हुए, वो तकरीबन सिस्टम हमारे पास तकरीबन 10 साल था, वो 86 से लेकर 96 तक वही सिस्टम था, तो वही सुनते थे। किसी और के पास जाके जब सुनते थे दूसरे म्यूज़िक तो मज़ा नहीं आता था, बोलते थे कि भाई ये, और टीवी पे सुनते थे तब भी मज़ा नहीं आता था, जब बाबा लगाते थे तभी मज़ा आता था। फिर बाबा ने CD प्लेयर लाया था, तो मुझे याद है पहली CD जो ली थी हमने वो आफरीन नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, जो आफरीन है ना, वो लेकर आकर लगाए थे। फिर बाबा ने हीना की CD लाए थे, तो जब सुनते थे तो ओहो ये तो डिजिटल है, पहले तो ऐसे आता था अभी और अच्छी आ रही है करके वो ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। तो मेरी जर्नी जो बाबा के साथ थी, यानी आई यूज़ टू बाबा के साथ ही रहते थे। वो डिफरेंट एम्प्स यूज़ कर सकते थे, वो खोल के देते थे, तो मैं साथ ही ठहरा रहता था उनके। वो खोल कर बताते थे कि भाई ये ऐसे कर सकते, इसका फंक्शन ये है। तभी वही जर्नी चलती थी। तब फिर वापस मैं जब सऊदी आ गया था, तब मेरे पास उतने पैसे होते नहीं थे कि मैं भी एक अच्छा सा सिस्टम ख़रीदूँ। तो खुद अपने पैसों से मैंने छोटा सा एक होम थिएटर लिया था सोनी का। वो मज़ा नहीं आता था, मैं बोलता था जो घर में इंडिया में मज़ा आता था ये मज़ा आ ही नहीं रहा है। वो धीरे धीरे चेंज किया। उसके बाद एक 2013-14 में एक AV रिसीवर आया था, ओंकियो 5010। वो टाइम का सबसे बेस्ट रिसीवर था और उतने पैसे होते नहीं थे, तो मंथली मैं 5 यानी 5,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसे जमा कर के मैं वो 5010 लिया था AV रिसीवर होम थिएटर में। फिर क्लिप्स के स्पीकर्स लिए थे मैंने, जब RS 6000 करके थे। उससे पहले मेरे पास सोनी के मतलब सिस्टम्स होते थे होम थिएटर। ज़्यादातर मैं होम थिएटर में जाता था पहले, तब मज़ा नहीं आता था मेरे को। जब भी मैं छुट्टी जाता था, मेरे को बाबा जब घर पे सुनता था मैं इंडिया में, तो मैं बोलता था यार मेरे पास भी है सिस्टम, लेकिन मैं को यही मज़ा आता नहीं था। तब पता चला कि भाई स्टीरियो में जो मज़ा आता है होम थिएटर में उतना यानी आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते। होम थिएटर में आपको सराउंड्स आते हैं, लेकिन जो रियल म्यूज़िक आती है वो स्टूडियो में आती है। फिर उसके बाद मैं जब सुनता था बाबा के पास एक अच्छा सा सिस्टम आया था, पायनियर का ही था। तो बाबा उसके साथ क्लिप्स के K100 करके स्पीकर्स आते थे बहुत पहले, तो उस पर बहुत मज़ा आता था मेरे को, बहुत सुनने में। यानी समझ आती थी कि भाई म्यूज़िक होती क्या है, या गिटार हो या तबला हो या फ्लूट हो, तो समझ आता था कि यार दिस इज़ हाउ इट साउंड्स करके। जब घर आता था वापस, मैं जब सऊदी आता था तो मेरे को समझ आती नहीं थी। फिर धीरे धीरे मेरे को बिज़नेस ट्रिप्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, दूसरी कंट्रीज जाना पड़ता था। वहाँ पर शोज़ होते थे, जैसे कि जैज़ के कॉन्सर्ट्स होते थे, ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट्स होते थे। वो भी इतने महंगे होते थे, पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर थोड़े थोड़े जमा करके मैं जाता था वो कॉन्सर्ट देखने के लिए। तो वहाँ पर मुझे और अलग ही म्यूज़िक आती थी। मैं बोलता था यार ये तो म्यूज़िक ना बाबा के पास आती है ना मेरे पास आती है। रियल कॉन्सर्ट्स में जो म्यूज़िक आती है आप उसको वो नहीं कर सकते। यहाँ जो आप म्यूज़िक सिस्टम में सुनते हो वो रियल कॉन्सर्ट की म्यूज़िक डिफरेंट ही होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है।
तो मैं वो बाबा को जाके बोलता था कि बाबा ये म्यूज़िक आप जो सुन रहे हो ना, आप रियल कॉन्सर्ट में जाकर सुनो, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जाज़ हो या आप पियानो हो या ऑर्केस्ट्रा हो, आप इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो मेरे को एक दिल में बैठ गया था कि भाई मैं आई वांट टू लिसन दिस एट माय होम। धीरे धीरे मुझे मतलब मैं डेमोज़ देखने गया था, दुबई हो या दूसरे सिंगापुर हो, तो वहाँ पर लिन के शोरूम्स थे, वहाँ डेमो रूम्स थे, डेमो रूम्स जाके देखता था मैं। होता क्या था, जब सिस्टम का रेट देखता था मैं, तो वो मतलब तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपए का सिस्टम होता था। जो डेमोज़ देखते थे उतने पैसे होते नहीं थे, तो मैं सोचता था चलो ठीक है, एक काम करेंगे, इट विल टेक अ टाइम, खरीदेंगे इसको। तो मैंने लिन का सिस्टम मैंने सेटअप किया था। मेरे को तकरीबन 6 साल लगे वो लिन का सिस्टम सेटअप करने के लिए। मैंने एक बार उसका एम्प लिया, डिफरेंट टाइम पे मैंने क्रॉसओवर्स लिया। कभी नए नहीं मिलते थे तो यूज्ड होते थे उनके पास, यूज्ड वो लोग रिप्लेसमेंट करने के लिए आते थे, तो यूज़ के लिए मैंने सारे जितने भी लिन के मिडल ईस्ट में हो या इंडिया में, एशिया में हो, जितने भी लिन के डीलर्स थे उनसे मैं दोस्ती कर ली थी। जब भी आपके पास कोई सिस्टम आ जाए, ये यूज सिस्टम मेरे को ये चाहिए, मेरे पास लिन क्लाइमैक्स का सिस्टम था। इट वाज ये बहुत अमेजिंग सिस्टम होता है लिन में। तो ये सारे ब्रिटिश थे। अब मुझे ये पता चला कि हर कंट्री की एक स्पेशलिटी है म्यूज़िक की। अमेरिकन जो है ना, वो ब्राइट म्यूज़िक सुनते हैं क्योंकि उनकी स्पेस ज़्यादा होती है, उनके रूम के स्पेस ज़्यादा होती है। आप ब्रिटिश साइड जाओ, वार्म म्यूज़िक होती है। तो जब मैं ब्रिटिश म्यूज़िक सुनने लगा तो मुझे लगा कि भाई ये म्यूज़िक फिटीक नहीं देती। आप चाहे उसको 4 घंटे सुनो, 5 घंटे सुनो, दिन भर आप घर में खुली रखो उसको, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी ये म्यूज़िक। वो अट्रैक्ट की मेरे को। और जब मैं लिन पहली बार सुना था तो मुझे ये लगा कि जो ऑर्केस्ट्रा मैंने सुना था उसके नज़दीक है, नॉट इक्वल बट नज़दीक ये म्यूज़िक सुन सकता हूँ। तो मैंने एम्पलीफायर लिया उसका, फिर उसके बाद अलग 2 क्रॉसओवर्स लिए। मैंने उसका CD प्लेयर जब आता था, मैजिक करके CD प्लेयर आता था, लिन मैजिक करके, वो लिया मैंने। प्रीएम्प लिया लिन का। तो सारा सेटअप किया। इट टुक मी 6 years, पैसे जमा करते गया मैं, लेते गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी जरूरी बात नहीं होती है कि आप एक साथ पूरा पैसा जो है वो जमा करके पूरा का पूरा सामान एक साथ एक बार में लेने जाओ। रादर कि आप धीरे धीरे पैसे जोड़ो, जमा करो, फिर एक प्रोडक्ट लो, फिर दूसरा लो, फिर तीसरा लो, और फिर एक पूरा सेटअप तैयार करो। तो तब जाकर के वो आपका एक पूरा परफेक्ट जो आपको साउंड जो अचीव करनी हो वहां आप उसमें अचीव कर पाएंगे। तो ये ऐसी होता है, ये हॉबी ऐसी है। और जैसा बोले, जैसे इन्होंने बताया 6 साल, हम भी कोई ऐसा ये नहीं है कि हमने एक साथ में लिया है, हम भी उसको कम से कम 8 साल लगे जमा करने में। करेक्ट है। मैं तो क्या होता है, इसमें वही ना कंपोनेंट्स अलग होता है ना, प्री पावर, तो ये अलग अलग ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही साथ लेना है आप। वही मैं सेम चीज व्यूअर्स को कई बार समझाता हूं कि आपको धीरे धीरे चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। कि जैसे कि अगर हमने एक टारगेट रख लिया कि सपोज हमको एक 50,000 रुपए के आसपास का एक डिसेंट साउंड सिस्टम लेना है अगर कोई, तो उसके लिए हमको पहले सोच के थोड़ा थोड़ा अपनी अर्निंग्स में से थोड़ा सेव करें। तो वो जब तक आप उसके लिए अपने मन में एक मोटिव लेके नहीं चलोगे कि भाई मुझे ये करना ही करना है, तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो क्या मैं इसमें अगर कुछ गलत हूं तो आप मुझे बताएं। नहीं, और एक चीज और, एक बहुत जरूरी बात है जो व्यूवर्स के लिए, जो हमने हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे। हॉबी हमेशा ना जर्नी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, तो इसमें और एक खास होती है कि ना, एक लेने से आपको मालूम पड़ता है, जब आप एक चीज ऐड करते हो तो आपको फर्क मालूम पड़ता है, फर्क कहाँ आ रहा है। एक साथ ले लोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और वो फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। जब एक लोगे तो आप है ना, फिर उसको मालूम पड़ेगा, एक केबल उसमें लगा रहे हो या एक कंपोनेंट चेंज कर रहे हो, आपको मालूम पड़ेगा फर्क कहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है। तो इससे आपकी हॉबी भी और बढ़ेगी और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। हॉबी है तो है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें ना थोड़ी सी बेचैनी भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दूसरे जो जरूरी चीजें हैं उसको आप होल्ड करें। बिल्कुल। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, जो फैमिलीज की होती है या बच्चों की होती है। ये हमारी हॉबी हमने अलग रखी हुई है। इस वजह से क्या, हम अपना टाइम लेके इसको करते हैं। हम ये हमारी दूसरी लाइफ, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते इसकी बिल्कुल। वजह से। ऐसा नहीं कि आप पे ना हर जितने भी आपका इनकम आ रहा है सब इसमें डाल दें, ये भी गलत है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, तब मैंने मतलब अपना सिस्टम कंप्लीट किया था, तभी भी मुझे महसूस नहीं होता था, अधूरा लगता था। क्योंकि ये हॉबी ऐसी होती है कि यू नीड टू अपग्रेड एवरी टाइम, हमेशा आपको अपग्रेड करते रहनी पड़ती है। फिर मुझे असलम भाई मिले, मैं असलम भाई के घर गया था, इन्होंने इनवाइट किया था मेरे को, बोले मेरे पास भी सिस्टम है, चले आए, सुने मेरे पास। मैं गया इनके घर, सुना, यार मुझे मेरा सिस्टम अच्छा नहीं लगा। उनकी क्लैरिटी देखा, मैंने बोला यार ये तो मेरे पास सिस्टम में इतनी क्लियर आती नहीं है आवाज़, आपके पास क्लैरिटी बहुत है, साउंड स्टेज सही है, या बोलो कि सेपरेशन अच्छा था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास उतनी। मैंने बोला यार असलम भाई, यू हैव चेंज माई माइंड।
फिर हुआ क्या असलम भाई, मतलब मैं अब ये हाल हो गया कि मेरी वाइफ बोलती है कि भाई आप असलम भाई से ज़्यादा बात मत करो, वरना आप नए नए चीज़ें खरीदते रहोगे। क्योंकि मतलब होता क्या है, असलम भाई जब मिले थे मेरे को, तो मैं आई वेंट फ्रॉम लिन, मैंने पूरा चेंज कर दिया सिस्टम। वो लिन सिस्टम मैंने इंडिया भिजा दिया, सारा कुछ सिस्टम पापा के पास भिजा दिया। मैं यहाँ पर अब नया सिस्टम अपग्रेड कर रहा हूँ। तो अभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीट अपग्रेड कर दिया, ये भी 3 साल की बात, 3 साल से हो रहा है ये, जो असलम भाई से मिला था 3 साल से। तो अभी मैंने अपना सिस्टम अपग्रेड किया, अभी वो भी अधूरा ही है, ज़्यादा कंप्लीट हुआ नहीं है। ये है कि रेस में ये मेरे से आगे निकल गए, इनका सिस्टम अभी मेरे से, अभी यहाँ मैं सुनता हूँ, मुझे मेरा पसंद नहीं आता। तो ये तो मतलब दो दोस्तों की कहानी हो गई कि तेरे से बेहतर मेरा कैसे, मेरे से बेहतर तेरा कैसे। नहीं एक्चुअली, और एक चीज मैं ना इधर बताऊंगा, एक चीज हम लोग जब मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, जो मैं बताया ना DIY करते थे, आपने देखा होगा इंडिया में जो हम लोग स्पीकर प्लेस करते हैं आप कॉर्नर्स पे ऊपर, जैसा अभी हम लोग मुंबई से मैं हूँ, तो वहाँ पर स्पेस बहुत प्रॉब्लम है, तो नीचे तो रख नहीं सकते। जब हमने सही ये सुना सिस्टम कि 3D इमेज क्या होता है, उसके बाद में आपके साउंड स्टेज क्या होता है, तब मालूम पड़ा कि भाई प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो सुनते थे एक्चुअली वो साउंड था ही नहीं। करेक्ट। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। साउंड स्टेज आपको मालूम पड़ता है कि ना कहाँ पर सिंगर है, कहाँ पर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये सब मालूम पड़ती है जब आप सामने रख के सुनते हो। और सही प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट भी इतनी आसानी से नहीं होता, इसमें भी आपको बहुत ये करना पड़ती है, क्योंकि रूम सब अलग होते हैं। Correct. एक सिस्टम अगर आप 10 रूम में सुनोगे, 10 में अलग अलग साउंड करेगा। जी जी। मैंने स्पीकर लिया था हरबत C7, मैं लेकर तकरीबन 2 महीने तक सिर्फ उसको प्लेसमेंट करने के लिए परेशान था। यानी 1-1 इंच 2-2 इंच चेंज करता था, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया या रूम का सेटअप चेंज कर दिया, नहीं, बस स्पीकर का जो एंगल है ना वो 15 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज। फिर 2 दिन सुनता था इसको, नहीं ये समझ नहीं आ रही है, फिर एंगल चेंज करो, फिर 10 डिग्रीज बढ़ा दिया। वो लेफ़्ट साइड से तो ऐसा नहीं होता कि लेफ़्ट साइड जो रखो आप सेम राइट साइड भी रखो तो शायद हो सकता सेम आवाज़ आए, ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट क्या होती है, यानी लेफ़्ट साइड आप 10 डिग्रीज रखो तो आप राइट साइड आप 40 डिग्रीज पर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको क्लियरिटी आती है, क्लियर आपको इमेजिंग आती है उसकी, उस हिसाब से आप सेटअप करते हो। तो मुझे 2 महीने लगे सिर्फ अपने स्पीकर सेटअप करने के लिए। और इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, सिस्टम आप कितना भी आप महंगा ले लो, आपका रूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। True. जो रूम में प्लेस किया सिस्टम को, वो इंटरेक्शन जो होता है बहुत सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रूम ही करता है। अगर आपके रूम में अगर कोई रिफ्लेक्टिव चीजें हैं तो वो आपको मजा नहीं देगी। तो जैसा कि अभी आप लोग ने ये बात बताई कि रूम के अंदर प्लेसमेंट वगैरह ये सब चीजें आप लोगों ने इतना टाइम लगा करके पूरा सेटअप क्रिएट किया है, तो मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे देखने के लिए कि भाई आप लोगों ने जो भी इतना सब कुछ बातें बताई हैं वो आखिर दिखता कैसा है, सुनाई कैसा देता होगा, वो तो इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर साउंड सुनना तो कुछ समझ में आएगा नहीं किसी को। बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डेमो दें कि मतलब क्या सेटअप किया हुआ है इस वक्त जिस रूम में आप बैठे। मेरे ख्याल से ये म्यूजिक रूम ही है आपका, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यूअर्स को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके का सेटअप है, क्या है चीजें। अभिषेक भाई, ये मेरा सिस्टम है, ये हरबत C7 स्पीकर्स है, ये टॉन्ट्रैगर के स्टैंड्स है, इसी के रिकमेंडेड स्टैंड्स है, ये वुडन स्टैंड्स है, ये मूवी का टर्नटेबल है, स्टूडियो डेक, इसके साथ मूवी कॉइल कार्ट्रिज है गोल्ड नोट का, ये फोनो प्रीएम्प है जो टर्नटेबल के लिए एक्सपोजर कंपनी का है, इसके साथ केबल्स जो लगे हुए हैं, ये रीकेबल है, इटालियन इन्विक्टस केबल्स है, ये टर्नटेबल को कनेक्टेड है, ये प्रीएम्प को कनेक्टेड है, ये नैम न्यू क्लासिक सीरीज़ है 200, ये NSC 222 है, प्रीएम्प प्लस स्ट्रीमर, ये पावर एम्प है 250 नैम का, और ये पावर सप्लाई है NPX 300, और ये वाला ऑडियो लैब CD ट्रांसपोर्ट है, ये CD प्लेयर नहीं है, CD ट्रांसपोर्ट है। और मैं आपको इसके केबल्स बताता हूँ, ये केबल्स है, ये लास्ट 2 वाले जो है ना, ये पावर लाइन केबल्स है नैम को कनेक्टेड किए हुए। स्पीकर जो कनेक्टेड है वो कॉर्ड केबल्स है, कॉर्ड एपिक 3, ये केबल्स भी बहुत अच्छे केबल्स है।
अभिषेक साहब, ये मेरा सिस्टम है हम्बल सिस्टम। स्टार्ट करेंगे हम हाई कैप DR से, जो कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रीएम्प के लिए है। उसके नीचे आते हैं, ये है मरांस का सुपर ऑडियो CD प्लेयर है, जिसका मॉडल नंबर है SA14S1। उसके नीचे आप आएंगे तो ये है NDX2, जो कि एक्सट्रीमर है नईम से अगेन। उसके बाद नीचे आओगे तो ये सुपर नाइट 3 इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है, जो कि मैं टेम्प्रेरी यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्रीएम्प, क्योंकि मेरा नेक्स्ट अपग्रेड डेडिकेटेड प्रीएम्प लेना है, जिससे मेरी साउंड क्वालिटी तकरीबन 30 to 40% बढ़ जाएगी, जो कि सिनर्जी में मैच होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सिनर्जी और मैचिंग दूसरे कंपोनेंट से, जो कि न्यू क्लासिक में आता है। और ये NPX 300 है पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई करता है NDX2 को, जो कि एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है ये स्ट्रीमर के लिए। उसके नीचे आओगे तो ये है पावर एम्पलीफायर, जो कि 100 वाट्स प्रोवाइड करता है। NAP 250 का मॉडल नंबर है, 100 वाट्स इन 8 ohms और 175 4 ohms पे। ये सारे कंपोनेंट्स मैंने रखे हुए साउंड स्टाइल के रैक पे हैं। और अगर आप पीछे आओगे तो ये ऑडियोकेस्ट का पावर केबल है, जो जा रहा है पावर ब्लॉक में, जहाँ से अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बाकी कंपोनेंट्स पे। उसमें इंटरकनेक्ट्स हैं, जो कि CD प्लेयर से प्रीएम्प में जा रहा है। ये कोड कंपनी का एपिक लाइन का है। उसके बाद में पावर सप्लाई वायर वर्ल्ड के भी मेरे पास केबल्स हैं। उसके बाद में हाईलाइन होता है, जो कि नईम के अपना है, ये भी एक अपग्रेडेड केबल है। ये जाता है NDX2 से प्रीएम्प के लिए। और अब दूसरे तरफ आते हैं तो ये मेरे स्पीकर्स हैं, जो प्रोएक कंपनी के हैं, प्रोएक D2R, जिसमें रिबन ट्विटर लगा हुआ है। और ये मैंने रखे हुए हैं अटकामा के स्टैंड्स पे, जो कि इनके मैचिंग स्टैंड्स हैं। ये है मेरे जंपर केबल्स हैं, जो स्पीकर के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि स्पीकर अगर बाय वायरेबल होते हैं तो उसके साथ में एक मेटल का लिंक होता है, जो अच्छे नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू साउंड क्वालिटी। तो इसको बेहतर है कि या तो आप अच्छे क्वालिटी के जंपर्स लगाएं, या तो जो स्पीकर केबल यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा सा काट के जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। REL का सब वूफर है, जो कि एक सब बेस सिस्टम है। ये बाकी सब वूफर जैसा नहीं होता, इसमें हाई लेवल से लेना होता है कनेक्शन। ये हमने सेट किया है 80 हर्ट्ज और बिलो के फ्रिक्वेंसीज के लिए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
सर एक चीज मुझे आप लोग बताएं कि जैसे कि अगर सपोज कि कोई थर्ड पर्सन है, जैसे आप दोनों को तो पता ही है, पूरा क्रेज है म्यूजिक का, सब कुछ पता है, आप लोग एकदम ऑडियोफाइल उसमें है वर्ल्ड में, बट अगर कोई और थर्ड पर्सन आपके यहाँ अगर आता है तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ये म्यूजिक सुनने के बाद, या उस तरीके की चीजें वो क्या होती हैं? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरे पास मेरे एक दोस्त आए थे, तो तभी आईपीएल चल रहा था, क्रिकेट। तो मेरे कैसे सिस्टम टीवी के साथ में कनेक्टेड है, तो आप अगर क्रिकेट आप देखते हो जो नॉर्मल अपने टीवी पे या साउंड बार पे, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे अननेसेसरी नॉइज़ भी आएगी। तो इसमें क्या हो रहा था, ये परेशान हो गया बंदा। जब वो बॉल लग रहा है बैट की तो उतनी आवाज़ आ रही है, और बाकी बाद में जब दूसरी जो चीज़ें चालू हो रही है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो उसमें बेस आ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना आप अच्छे सिस्टम में जाते हो ना, आपका नॉइस बहुत कम हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है बैकग्राउंड। तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है, जो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपका वो नॉइस कम होता है। और पावर सप्लाई इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले तो अपने को म्यूज़िक की उतनी नॉलेज है ही नहीं, कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो बताते हैं, तो महसूस होता है कि ये तबला सही नहीं बजा रहा है, ये गिटार सही नहीं बजा रहा है। होता क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ नहीं रहता, क्लीन रहता है, तो क्लियर म्यूज़िक जो आवाज़ है ना वो आती है। तो अगर कोई गलती भी कर रहा है कोई म्यूज़िक में या सॉन्ग में या इंस्ट्रूमेंट में, वो आपको समझ आ जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब आप सिस्टम लेते हो तो आप क्या सुनते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर ले रहे हो, जैसे इन्होंने लिया हरबत के स्पीकर फेमस हैं वोकल्स और मिड रेंज के लिए। अगर आप इसमें जैज़ वगैरह सुनोगे, वोकल सुनोगे, तो बहुत ज़बरदस्त, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं आएगा इसकी जैसा परफॉर्मेंस। लेकिन वही अगर आप इसमें रॉक लगाते हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और एक बात बोलूँ कि ना, हमारे जो ऑडियो फील है, ये एक्चुअली हम लोग जो है ना, म्यूज़िक से ज़्यादा हमको ना साउंड का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, साउंड कैसा है। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि अब हम लोग तो इंडिया में हैं और यहाँ पर बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद करते हैं, और डेफिनेटली आप लोग भी इंडिया से ही हैं, तो पसंद तो आपको भी बॉलीवुड म्यूज़िक कहीं ना कहीं होगा ही। तो अब जैसे कि बॉलीवुड म्यूज़िक के लिए जो नए जो भी फिल्में वगैरह आती हैं आजकल, तो उनका तो सीडीज़ वगैरह तो कहीं अवेलेबल होती नहीं है। तो उसके लिए या तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल फ़ोन पे जो स्ट्रीमिंग ऐप्स होती हैं उनको सुना करते हैं। उनमें से एक एप्पल म्यूज़िक हो गई, जहाँ तक कि मुझे पता है कि एप्पल म्यूज़िक पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो क्या मोबाइल फ़ोन से अगर हम अपने साउंड सिस्टम को कनेक्ट करें तो बेहतर साउंड क्वालिटी आएगी, या बीच में डैक वगैरह कुछ कनेक्ट करें, या क्या चीज़ ऐसी कनेक्ट करें कि उससे हम वो उसका पूरा जो जूस है, ओरिजिनल जो पावर है, जो क्वालिटी है, हाई एंड क्वालिटी जो एप्पल म्यूज़िक अपने सर्वर पे दे रहा है, उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? और क्या उससे बेहतर ऐप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इंडिया में? कुछ आपको आइडिया हो उस बारे में? जी बेहतर तो है, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो एप्पल म्यूज़िक सबसे बेहतर है, जिसमें सारे लेबल्स भी हैं और हाई राइज क्वालिटी भी मिलेगी, हाई रेजोल्यूशन में। मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन है ना, उसके लिए डैक चाहिए होगा। तो एक प्रोडक्ट है जो मैं जानता हूँ, जिसमें डायरेक्टली आप साइन इन करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा। उसमें आपको हाई राइज मिल जाएगा, वो एवर सोलो नाम है, DMP A6 उसका मॉडल नंबर है। तो आप ये बेहतर है स्ट्रीमर। तो सर अब जैसा कि हम काफ़ी ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि आप दोनों लोग कुछ अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि जो मेरे व्यूअर्स को थोड़ा गाइडेंस मिल सके कि किस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, या क्या जो भी आप लोग का कुछ बताना हो उनको, तो थोड़ा गाइड करें। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे कि पहले तो कंपोनेंट पे आपको फोकस करना है, कि आपके जो, जैसा मैं बताया था कि जो आपको म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट है, आप जैसे सुनते हैं वैसे कंपोनेंट लेना है। वो लेने के बाद में जो उसका मेन जो चीज़ है, केबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केबल्स इंटरकनेक्ट हो, पावर केबल हो, उसमें भी ये दुनिया दो हिस्सों में बिकी हुई है। कोई इसको स्नेक ऑयल बोलता है कि वो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और ये हॉबी ऐसी है, अगर यहाँ पर है ना 1% भी फ़र्क पड़े, वो हमारे लिए बहुत होता है। जितना मतलब अच्छा यूज़ कर सके केबल्स में, बिल्कुल भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, भले वो पावर केबल हो या इंटरकनेक्ट्स हो, जो आपके CD प्लेयर या स्ट्रीमर से एम्पलीफायर पे जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है क्वालिटी में। और एक चीज़ ये है कि मैं एक बात बताऊंगा, जो हम लोग पहले गलतियाँ करते थे, उसके बाद में हमको समझ में आई, लिसनिंग लेवल, कि हम किस आवाज़ में सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल आदमी कितने ज़ोर से चिल्ला सकता है, अगर वो आवाज़ जो नॉर्मल जो एक आदमी की आवाज़ है या जो गा रहा है, वो आवाज़ में सुने ना, आपको म्यूज़िक ज़्यादा मज़ा आएगी। बिल्कुल। आप एकदम लाउड में सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। फिर आप है ना, सिस्टम नहीं सुन रहे, आप अपना रूम सुन रहे हो, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक पहुंचेगी, वो दीवारों से रिफ्लेक्ट होगी, वो आपके फ्लोर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे लेवल पे रखना है जो एकदम मतलब है ना नॉर्मल हो, जिसमें नॉर्मल बंदा गाया जाता है। कितने ज़ोर से गा सकता है आपको ही पता है ये चीज़।
तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें देखें आपको मज़ा भी आएगा, आपको थकावट भी नहीं होगी सुनने में। इतनी सारी आप लोगों ने जो बातें बताई हैं, जिस तरह के साउंड सिस्टम अभी आप लोगों ने दिखाया मेरे को कि जो आपके पास है, और उसमें जितनी भी क्वालिटी की चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदी, इतना जो पैसे को आप लोगों ने सेव किया और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े और ये सब चीज़ों को आपने ख़रीदा और उसके साथ साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। प्रायोरिटीज़ जो रहीं जैसे फैमिली हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, वहाँ कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने दी, उनको अलग रखा है और ये शौक़ को अलग रखा है। और उसके बाद आप लोग ने यहाँ पर इतना ये सब पूरा सेटअप वेटअप तैयार किया है, तो यहाँ से एक मोटिवेशन बहुत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी, आपके व्यूवर्स का भी। और ये जो ऐसे टॉपिक है, हम तो रात भर इस पे डिस्कस कर सकते हैं और ये थकेंगे नहीं हम इस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली आगे बातचीत करेंगे। को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक जी यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।